गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम आप सभी लोगों को आज केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। क्लास 9th केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एनएसएसटी, हम सारे सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जहाँ भी समझ में ना आए आप कमेंट कीजिएगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। देखिए, जो सबसे पहला चैप्टर है केमिस्ट्री में, फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सबसे पहले ये समझते हैं कि मैटर क्या होता है। देखिए, आप अपने आसपास ना काफ़ी सारी चीज़ों को देखते होइएगा। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये टेस्टर है, या फिर और चीज़ ले लेते हैं। जैसे ये क्या है, एक नेल है जिसको कांटी बोलते हैं हिंदी में हम लोग यहाँ पे। ये कांटी है, ये टेस्टर है, ये क्या है हमारे पास, मार्कर है। जितने भी चीज़ें जो हमको दिखाई दे रही है, या तो वो दिखाई दे रही हो या फिर वो दिखाई नहीं दे रही हो, सारी चीज़ों को मैटर बोला जाता है। उसके लिए कंडीशन क्या है, 3 कंडीशन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 3 कंडीशन क्या है, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, एंड थर्ड क्या है, ऑफर रेसिस्टेंस। तो पहला इसमें बोला क्या कि मैटर उसी को बोलेंगे जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा। स्पेस का मतलब क्या होता है ना कि कुछ जगह छेकता है वो। देखते हैं ना आप भी कहीं भी जाकर क्लास में बैठते होइएगा, एक सीट छेकते होइएगा। हवा को भी जब भरा जाता है कहीं पर, जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर देखते होइएगा आप, ऑक्सीजन का सिलेंडर देखते होइएगा आप, उसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन कहीं न कहीं जगह तो छेक रहा है ना सिलेंडर में, तो वो स्पेस जगह छेके। दूसरा क्या होता है, मास। मास ना वजन। जैसे देखिए, मान के चलिए कि ये मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा ना जी। मान लीजिए 20 ग्राम होगा, 25 ग्राम होगा, आपका भी कुछ ना कुछ 50 किलो वजन होगा, मेरा भी कुछ ना कुछ वेट होगा। एनीथिंग जिसके पास क्या होगा, मास होगा, वजन होगा, तो स्पेस ऑक्युपाई करेगा। सेकेंड क्या है कि उसके पास अपना मास होगा। और तीसरा क्या है, जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ये पॉइंट क्या है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ऑफर करने का मतलब क्या होता है वो समझेंगे यहाँ पे। देखिएगा, जब आप बाइक से जा रहे हैं, 50 की स्पीड से जा रहे हैं तो पता नहीं चलता है हवा का, लेकिन जैसे ही आप स्पीड को बढ़ाते हैं, 100 का स्पीड करते हैं, तो क्या लगता है आपको कि हवा जोर का झटका मार रहा है मेरे ऊपर में। क्या होता है वो हवा भी क्या होता है, एक मैटर होता है, और मैटर हमारे ऊपर में क्या करता है, रेसिस्टेंस ऑफर करता है। वो हमको आगे नहीं जाने देता है वो। आप भीड़ में देख लीजिए, आप भीड़ में जाइए, भीड़ में जाइएगा आप, तो क्या होगा ना, आपका स्पीड स्वतः स्लो हो जाएगा, क्योंकि भीड़ को चीर करके जाना है ना। भीड़ क्या है, मैटर है, मैटर को चीर करके जाना है। ऑटोमेटिक क्या करता है, आपको रोकता है रास्ते में आगे बढ़ने के लिए। बात समझ में आ गई ना। तो 3 पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या है, जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा। दूसरा क्या है, जिसके अंदर अपना मास होगा, वजन होगा। और तीसरा क्या होगा, जो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, उसी को बोला जाएगा मैटर। एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हैं आप, एयर है, या फिर हमारे पास मार्कर है, वाटर है, आयरन है, कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आगे हमारे पास टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब देखिएगा, ये जो क्लासिफिकेशन है ना, इसमें क्या है कि 2 टाइप का क्लासिफिकेशन है। पहला क्या है कि एंशिएंट क्लासिफिकेशन है, दूसरा क्या है हमारे पास, मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। अब ध्यान सुनिएगा। देखिए, आप लोग सुने होइएगा ना, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है, जब ये दाह संस्कार होकर के जब आ जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग ना कि वो फलाना व्यक्ति जो है ना, पंच तत्व में विलीन हो गया। बोलते हैं ना पंच तत्व। अब देखिए, ये हम लोग बोलते हैं ना कि पंच तत्व में विलीन हो गया। और पता है ये पंच तत्व क्या होता है, यही है एंशिएंट क्लासिफिकेशन ही होता है पंच तत्व। समझते हैं कैसे, क्या बोला जाता था पहले के टाइम पे कि मैटर जो है ये 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। और 5 बेसिक एलिमेंट कौन कौन है, तो सबसे पहला है एयर, सेकेंड है अर्थ, थर्ड है वाटर, फोर्थ है फायर, और फिफ्थ क्या है, स्काई। यही 5 एलिमेंट है, जिस 5 एलिमेंट से मिलकर के हमारा मैटर बना हुआ है। और इस 5 एलिमेंट को देखिए, ये 5 है ना, ये 5 एलिमेंट्स, ये 5 एलिमेंट्स है। 5 को ही बोलते हैं पंच, पंच मतलब 5, एलिमेंट को बोलते हैं तत्व। तो पंच तत्व को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, 5 एलिमेंट्स बोला जाता है। तो आदमी मरने के बाद ना उसका शरीर ना इसी 5 में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि इसी 5 से मिलकर बना होता है उसका शरीर, इसलिए 5 में क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आप वहाँ से उसको लिंक कीजिएगा, समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा, है ना। पंच तत्व मतलब 5 बेसिक एलिमेंट्स। अब देखिए, ये जो है पुराने वाले जो फिलोसोफर थे, पुराने जो लोग थे, उनका कहना था। तो अब क्या है कि ये उतना रिलेवेंट नहीं रह गया है, क्योंकि आगे इस पर रिसर्च काफी कुछ रिसर्च हुआ इसके ऊपर में। तो बाद में जो है ना नया क्लासिफिकेशन आया। नया क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है, मैटर को 2 पार्ट में बांटा गया है। अब देखिए, अब पहला क्या है कि जैसे कि अगर मैटर का मान के चलते हैं कि उसका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसको हम लोग बाहर तरह से जज कर सकते हैं ना। हम लोग पानी को रखेंगे, हम लोग बॉयल करने के लिए हम लोग थर्मामीटर डालेंगे, देखेंगे क्या है उसका टेम्परेचर, मालूम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। क्लियर है? अब कोई मैटर हमारे पास है, अब वो क्या है कि वो फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हार्ड है या फिर सॉफ्ट है,
ये सब क्या होता है, हम बाहर तरीके से हम लोग उसको जज कर सकते हैं। तो उसके पैरामीटर पे पहला क्लासिफिकेशन क्या है हमारा, मैटर को फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। दो क्लासिफिकेशन है, पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर है? अब समझते हैं आगे, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत कितने पार्ट में बांटा गया है। देखिए इसके अंतर्गत ना मैटर को ना 5 पार्ट में बांटा गया है। 5 पार्ट में, किताब में 3 लिखा रहता है ना, कौन कौन सा लिखा रहता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन 2 पार्ट और भी जो पढ़ना जरूरी है। फोर्थ क्या है, प्लाज्मा, पांचवा क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये जो दोनों पार्ट है ना, 4 पार्ट है, जो 5 पार्ट है, इसके बारे में अभी ज़्यादा रिसर्च अभी नहीं हुआ है, अभी थोड़े बहुत जानकारी है, लेकिन फिर भी जानकारी रखना जरूरी है इसके बारे में, है ना। और केमिकल क्लासिफिकेशन में 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या है, प्योर सबस्टेंस, दूसरा क्या है, मिक्सचर है। क्लियर है? प्योर सबस्टेंस, दूसरा क्या है हमारा यहाँ पे, मिक्सचर है ये। अब यहाँ पे क्या है कि प्योर सबस्टेंस को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला एलिमेंट्स है, दूसरा क्या है, कंपाउंड्स है। मिक्सचर को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, होमोजीनियस है, दूसरा क्या है, हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस है। अब देखिए ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन है ना, ये इसका सेकेंड जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है, क्लास 9 चैप्टर सेकेंड, उसमें पढ़ना है केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। उसमें हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्लोराइड्स क्या होते हैं, ये सब कुछ डिटेल्स में पढ़ाएंगे हम। फर्स्ट चैप्टर में हमारा जो है वो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ही पूरा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, ये है ना। चलिए, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा ना कि मैटर किससे बोलते हैं, क्लासिफिकेशन में मैटर कैसे किया गया हुआ है। क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है, अगर मैटर समझ लिए कि मैटर किससे बोलते हैं, तो हर जो भी मैटर है, चाहे वो दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, उसके पास कुछ ना कुछ तो अपना कैरेक्टर होगा ना जी, कुछ ना कुछ तो कैरेक्टर होगा। तो उसी कैरेक्टर को आगे पढ़ते हैं कि आखिर उसका फिजिकल नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है या फिर फिजिकल नेचर उसका क्या है। देखिए सबसे पहला क्या है कि कोई भी मैटर है ना, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर के बना हुआ रहता है। तो पहला क्या है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, जो उसका पार्टिकल्स होता है काफी स्मॉल होता है। दूसरा क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब क्या हुआ कि 2 पार्टिकल के बीच में क्या होगा, कुछ स्पेस खाली होगा। क्लियर है? तीसरा क्या है कि पार्टिकल्स ना कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होता है, लगातार मूव कर रहा है। देखते नहीं है, जैसे आदमी का मन बड़ा चंचल होता है, आप सोते हुए रहते हैं ना, फिर भी सपना देख रहे हैं, सपना में कभी स्कूल का ख्याल आता है, कभी कोचिंग का ख्याल आता है, कभी ख्याल आता है कि हम वृंदावन जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, आते रहता है ना। दिमाग जिस तरह चंचल है ना, हमेशा घूमते रहता है ना, उसी तरीके से जो पार्टिकल्स होता है ना मैटर, वो भी बेचारा घूमते रहता है, उसके पास भी कोई काम नहीं है। क्लियर है? तो फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो पार्टिकल्स है मैटर का, वापस में क्या करता है, दूसरे को अट्रैक्ट भी करता है। अब एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एग्जाम्पल समझते हैं कैसे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वेरी स्मॉल टीनी पार्टिकल्स मिलकर के बना होता है। समझते हैं कैसे। देखिए मान लीजिए जैसे एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है, एक बीकर में हम लोग ले लिए पानी, ठीक है, मान लेते हैं कि 100 ml हम लोग यहाँ पे ले लिए, वाटर ले लिए, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का एक छोटा सा क्रिस्टल, मान लीजिए कि 4-5 ग्राम का, 5 ग्राम का जो है मान लीजिए KMnO4 का क्रिस्टल है, इसको इसमें हम डाल दिए। अब देखेंगे क्या ना कि पोटेशियम परमैंगनेट जब पानी मिलेगा ना, पानी मिलने के बाद ना कलर आ जाएगा पानी में। कौन सा कलर आएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कलर आएगा पर्पल कलर आएगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे आपस में वापस, इसके बाद हम इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि पानी और ऐड करते हैं। अब आगे क्या करेंगे, इसमें पानी ना हम लोग और ऐड करेंगे। 100 ml था, आगे कर देंगे हम लोग 20 ml कर देंगे। अब वापस से उतना ही है, पोटेशियम परमैंगनेट 5 ग्राम ही पहले से रखा हुआ है। देखें क्या, ये जो पर्पल कलर है ना, इसका कलर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा डाउन होगा। फर्दर और डाइल्यूशन करेंगे तो आगे क्या देखेंगे कि जो पर्पल कलर है वो थोड़ा सा और डाउन हो रहा है। मतलब जैसे जैसे इसका डाइल्यूशन करते जाएंगे कलर इसका और डाउन होता जाएगा, लेकिन कलर खत्म नहीं होगा, इसमें थोड़ा थोड़ा कलर दिखाई देगा। इससे क्या साबित होता है कि पानी डालने के बावजूद भी वो जो कलर है पर्पल कलर वो जो नहीं जा रहा है। KMnO4 का जो पार्टिकल्स है इतना छोटा होता है कि इतने ज़्यादा पानी होने के बावजूद भी वो पार्टिकल्स हमको, उस पार्टिकल्स की वजह से कलर हमको क्लियरली मेंशन हमको दिखाई दे रहा है। क्लियर है? ये साबित करता है कि जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल है बहुत ही छोटा है। छोटा नहीं होता तो उतने बड़े पानी को कलर नहीं दे पाता वो, है ना। एक और समझते हैं, जैसे आप देखते होइएगा घर का दरवाजे से ना कई बार लाइट आता है, तो लाइट आता है तो उसमें आप नोटिस कीजिएगा कि पार्टिकल्स ना, जो डस्ट पार्टिकल्स है ना, वो बराबर घूम रहा होता है ना। तो उसमें 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि टीनी पार्टिकल्स मिलकर बना होता है, दूसरा क्या है, ये कॉन्स्टेंटली मूविंग। दोनों समझेंगे उसमें हम लोग यहाँ पे।
कि वो जो पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स घूम रहा होता है ना, कैसे घूम रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा एयर होता है, एयर का जो पार्टिकल्स है वो घूम रहा होता है। उसके घूमने की वजह से डस्ट पार्टिकल के ऊपर में फोर्स इम्पार्ट करता है। जब फोर्स इम्पार्ट करेगा तो क्या होगा, मूव करेगा ना वो। तो एयर की वजह से जो डस्ट पार्टिकल है ना वो भी उसमें मूव करता है। वो बात समझ में आया। और वो डस्ट पार्टिकल कितना टीनी पार्टिकल है ना वहाँ पे, वो भी आपको दिखेगा वहाँ पे, है ना। तो कॉन्स्टेंटली मूविंग का जो एग्जांपल है वो बेटर एग्जांपल है, वो एक ये आप लाइट में जो है वो देखते हैं ना कि एयर की वजह से वो घूमते रहता है। वो क्लियर है। एक ये है पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि स्पेस बिटवीन देम, स्पेस कैसे होता है। अब देखिए, अब आप क्या कीजिए ना, चीनी पानी का घोल तो आप लोगों ने खूब पिया होगा। गर्मी का मौसम भी चल रहा है, पसीना भी आ रहा है, देख रहे हैं मेरा पसीना, इतना पसीना आ रहा है, फिर ये पसीने में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो चीनी पानी का घोल आप लोगों ने ज़रूर पिया होगा, है ना। तो इसमें क्या है कि जैसे मान के चलिए ये क्या है, वाटर है, ठीक है, एंड चीनी का कुछ चीनी ले लिए, चीनी को इसमें डाल दिए। देखिएगा, ये अगर वाटर का लेवल यहाँ तक है, अगर ये 100 ml अगर हम ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, तो चीनी जब डालते हैं, चीनी डाल करके जब इसको मिलाते हैं, मिलाने के बाद चीनी गायब हो जाएगा, चीनी गायब हो जाएगा, है ना। अब चीनी गायब हो गया, फिर भी देखेंगे कि पानी का लेवल ना ऊपर नहीं गया, ना पानी का लेवल ऊपर गया और ना ही हमको चीनी दिखाई दे रहा है इसमें। तो भाई चीनी गया कहाँ, कहाँ गया चीनी, चीनी कौन सा जादू उसको उठा के लेके चला गया। देखिए यहाँ कोई जादू वादू नहीं होता है। यहाँ पे क्या है कि जो वाटर पार्टिकल्स है, यहाँ देखेंगे ध्यान से, जो यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स है, वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। यहाँ देखेंगे वाटर का जो पार्टिकल्स है, देखिएगा यहाँ पे ये जो दोनों वाटर पार्टिकल्स है, इसके बीच में यहाँ पे स्पेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह क्या है, स्पेस खाली है। और जितना ज़्यादा स्पेस खाली रहेगा उतना ज़्यादा चीनी का टुकड़ा उस स्पेस के बीच में जा कर के फिल कर देगा वो। अब चीनी का टुकड़ा तो बड़ा बड़ा होता है, पानी मूव करते रहता है। अभी क्या बताएं, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहता है ना, हम लोग उसको मिलाते भी है, ना भी मिलाएंगे तो धीरे धीरे पानी मूव करते रहता है, पानी का पार्टिकल्स, उसके वजह से चीनी मूव करेगा, चीनी मूव करेगा, चीनी का टुकड़ा टूटेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदलेगा, और छोटा छोटा पार्टिकल जो है वो कहाँ चला जाएगा, इसी के बीच में चला जाएगा। बात समझ में आ गया, है ना। तो वो स्पेस खाली होता है, इसी की वजह से उसमें चला जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमको क्या शो करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। समझ में आ गया ना। अब फोर्थ इसमें है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए इसका तो बहुत सारा एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, सीधा सा एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल बताते हैं आपको हम। अब एक काम कीजिएगा ना, ले लीजिएगा थाली, ठीक है, उस थाली में ना 2-4 ड्रॉप पानी गिरा दीजिएगा, रख दीजिएगा, थाली को पलट दीजिएगा। थाली को पलटिएगा ना, देखिएगा क्या पानी नीचे गिरता है क्या, पानी नहीं गिरता है, पूरा पानी नहीं गिरेगा, कुछ पानी जो है ना थाली में सटा हुआ रह जाता है। पता वो क्या दिखाता है, वो दिखाता ये है कि जो पार्टिकल जो मैटर का है ना वो अटैक करता है ना। बस समझ में आ रहा है यहाँ पे ना। तो पार्टिकल्स मैटर हमेशा दूसरे क्या करता है, वो अटैक करता है। वो जैसे पत्थर को लीजिएगा, पत्थर को फोड़ के देखिएगा, जल्दी नहीं फूटेगा। क्यों नहीं फूटेगा, क्योंकि जो पत्थर का जो पार्टिकल्स है ना वो एक दूसरे को ना जकड़ के पकड़े हुए हैं, जल्दी टूटता नहीं। ये मार्कर है, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तोड़ रहे हैं, इसको नहीं टूट रहा है। और जोर से तो तोड़ेंगे ना, टूट जाएगा ये। अब टूट क्यों नहीं रहा है, कंपोस्ट लगाने के बाद? कारण क्या होता है ना कि ये जो पार्टिकल्स है ना ये एक दूसरे को ना कस के पकड़े हुए हैं, इसका जो फोर्स है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो नहीं टूट रहा है। वो अगर ये वीक रहता तो टूट जाता आराम से यहाँ पे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना, इसको तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे ना, ये इसका रीजन होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या है, एंशिएंट क्लासिफिकेशन क्या है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है। ये सारे एग्जांपल्स जो मैंने बताया आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग कि डिफ्यूजन, समझते हैं कि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है। देखिए डिफ्यूजन का सिंपल सा मतलब होता है इंटरमिक्सिंग, मिक्स होना। जैसे इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। अगर मान लेते हैं कि 2 डिफरेंट टाइप का मैटर ले लेते हैं, अगर दोनों को छोड़ दिया जाए स्वतः अपने आप में वो मिल जाएगा। यदि वो अपने आप से वो मिल जा रहा है मतलब इंटरमिक्स हो रहा है वो, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल को ही क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है। हो सकता है डिफिनीशन से कहीं क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, एक एग्जांपल देते हैं, शायद आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। सुबह सुबह आपके पापा मम्मी जब भगवान की पूजा करते हैं तो अगरबत्ती जलाते होंगे ना,
देखते होइएगा जब आप रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे होइएगा या सो रहे होइएगा, पिताजी उधर अगरबत्ती जला रहे हैं, ओम नमः शिवाय करते होंगे, तो वो जो अगरबत्ती का धुआं है, उसका जो खुशबू है वो हमारे नाकों तक पहुंच जाता है। भाई ये कैसे पहुंचता है? कोई सोचा है आपने कभी कैसे पहुंचता है? ये बगल वाले के घर में जो है चिकन बन रहा होता है, यहाँ नाक खुशबू आता है, बोलते हैं ओ हो क्या खुशबू आ रहा है चिकन का, बोलते हैं ना। आखिर ये जो खुशबू है आखिर कैसे आता है? एक्चुअली में उसका रीज़न यही होता है, डिफ्यूजन ही होता है। एक्चुअली क्या है, अगरबत्ती का जो धुआं है उसमें परफ्यूम वगैरह से डाला रहता है, आपको पता है ये बात, वो एयर के साथ मिल जाता है। एयर से मिल जाएगा, अब मिलने के बाद वो एयर वो जो एयर है कहाँ तक आएगा? हमारे नाकों तक आएगा। अब हमारे नाकों तक कैसे आ गया? ये भी सवाल उठता है ना कि ठीक है मान लेते हैं कि सर ठीक है आपने बताया कि एयर मिल जाता है, मान लिए, हमारे नाकों तक कैसे आ जाता है? वो उसको कैसे पता है कि फलाना रूम में जाना है, उस रूम में लड़का बैठा हुआ है, उसी रूम में जाना है? तो एक्चुअली में वो बात नहीं होता है कि आप ही तक जाना होता है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है ये कंसंट्रेशन। क्या होता है? कंसंट्रेशन, कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। जैसे जहाँ पे भी धुआं इसका निकल रहा है वहाँ के एयर में जब ये मिलेगा, अगर वहाँ पे कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा और आपके नाक के आसपास का जो एयर है वहाँ तक कंसंट्रेशन अगर लो है, तभी जा कर के वो हमारे नाकों तक आएगा, है ना, नहीं तो फिर वो नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे ना? तो ये होता है कि हायर कंसंट्रेशन मतलब एयर कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, तो ज़्यादा से कम की तरफ इसका मूवमेंट होता है। हमेशा एयर का मूवमेंट होता, किसी गैस का कोई भी ऐसा गैस हो उसका मूवमेंट होता तो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। अब देखते होइएगा ना कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो गर्मी जब बहुत ज़्यादा हो गया तो हम लोग प्रेडिक्शन क्या कर लेते हैं कि पक्का आंधी आएगा, पक्का हो सकता है कि बारिश आने वाली है। ऐसा क्यों होता है? पता है क्यों? गर्मी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है ना कि हमारे आसपास का जो एयर होता है ना काफ़ी गर्म हो जाएगा। गर्म होकर एयर कहाँ जाता है? चला जाता है ऊपर की तरफ, क्योंकि एयर गर्म होने के बाद हल्का हो जाता है, हल्का चीज़ कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। और जब ऊपर चला जाता है यहाँ पर क्या हो जाता है? स्पेस खाली हो जाता है। जब स्पेस खाली हो जाएगा इसी को बोलते हैं लोअर कंसंट्रेशन। और आसपास में जो एयर होगा वहाँ पे एयर तो ज़्यादा है, तो वहाँ पे होगा हायर कंसंट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेशन से ऑटोमेटिक क्या होगा? एयर हमारी तरफ बहना शुरू हो जाएगा। जब हवा जब बहना शुरू होगा और जब यही कंसंट्रेशन डिफरेंस क्या होता है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसी कारण तूफान आना शुरू हो जाएगा, है ना, तूफान आएगा। समझ में आ रहा है ना? ये होता है। अब आगे क्या कहता है यहाँ पे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन हीटिंग। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम हीट करते हैं डिफ्यूजन बढ़ता है। ये सभी बताना जस्ट अभी यहाँ पे कि यहाँ का एयर गर्म हो जाएगा तो एयर जाएगा ऊपर की तरफ, एयर नीचे को ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर के मिलेगा ना वो। उसी तरीके से अगर हम हीट बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ाने से क्या होता है? डिफ्यूजन हमारा बढ़ जाएगा। क्यों? इसका भी रीज़न होता है। क्यों होगा? हीट बढ़ाने से जो गैस का जो पार्टिकल है या फिर लिक्विड का पार्ट कुछ भी हो, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी उसका इंक्रीज कर जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आखिर क्या रीज़न है कि हीट करने की वजह से डिफ्यूजन बढ़ता है? तो रीज़न क्या होता है कि उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो डिफ्यूजन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। डिफ्यूजन का मतलब ही होता है मिलना। बस समझ में आ रहा है ना ये? तो ये इसका रीज़न होता है। अब ये जो डिफ्यूजन है, अब गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में, तीनों में रेट इसका अलग अलग होता है। सबसे पहला है गैस में ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? अब नाम से ही लग रहा है गैस में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि मूव करना है। डिफ्यूजन का मतलब है मिक्स होना है। मिक्स होगा तभी ना जब जाएगा एक दूसरे के पास में, तो एक दूसरे के पास में कौन सबसे ज़्यादा जाएगा? गैस में जाएगा, क्योंकि गैस से काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो गैस में ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका जो पार्टिकल है वो काफ़ी दूर दूर होता है ना, इसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका डिफ्यूजन क्या होगा? ज़्यादा होगा। एंड लिक्विड में क्या होता है कि थोड़ा सा पार्टिकल्स जो है ना गैस के रिस्पेक्ट में पास में होता है, इसका डिफ्यूजन स्लो होगा। सॉलिड्स में क्या होता है? ये पता है, सॉलिड्स में फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसका जो पार्टिकल्स का मोशन होता है बहुत न के बराबर में होता है, इसलिए इसमें डिफ्यूजन क्या होगा? बहुत ही कम होता है। पास में आ रहा है ना? तो इसमें डिफ्यूजन क्या होता है? बहुत ही कम होता है। अब जो है डिफ्यूजन हम पढ़ लिए। अब डिफ्यूजन के बाद एक दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या है? ब्राउनियन मोशन। अब समझते हैं कि ये जो ब्राउनियन मोशन है आखिर ये क्या होता है। देखिए, कहता ये है कि अगर कोई भी पार्टिकल्स है ना
इधर उधर जैसे तैसे मूव कर रहा है, जिसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो कहता है कि जिग जैग मोशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। तो जिग जैग का मतलब क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मूव कर रहा है, ऐसे करके कहीं कहीं इसे मूव कर रहा है, इसी को बोलते हैं जिग जैग। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जिग जैग में देखिएगा यहाँ पे जेड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जेड लिखा हुआ है। जब ये डायग्राम बनाए थे तो ऐसा लग रहा था क्या ना कि पहले ऐसे किए फिर ऐसे किए, ऐसा नहीं लग रहा है कि जेड का शेप बना रहा है यहाँ पे, बस में रहा है ना। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो नाम जो लिखा हुआ है ना, तो यहीं से लेकर के उसका नाम लिखा गया हुआ है, जेड से होता है जिग जैग। तो जेड टाइप का फिगर बनाते हैं तो बोलते हैं जिग जैग बोला जाता है ना। तो कहीं यहाँ तहाँ जहाँ तहाँ मूव करते रहता है, ऐसे ही मोशन में क्या बोला जाता है? ब्राउनियन मोशन बोला जाता है। अब ये जो ब्राउनियन मोशन का जो फिनोमिनन है, ये दिया कौन था आखिर? ये जो है ना कि व्यक्ति है, रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक व्यक्ति है, उन्होंने दिया था 1827 में। अब देखिए इसके नाम में ही लिखा हुआ रॉबर्ट ब्राउन, देख रहे हैं यहाँ पे BROWN। अब इन्हीं के नाम पे वो नाम क्या पड़ा है? ब्राउनियन मोशन पड़ा है नाम यहाँ पे, है ना। तो इन्होंने ही पहले देखा था कि पानी के ऊपर में पोलन ग्रेन्स रख करके देखा कि पोलन ग्रेन्स जो है ना ऑटोमेटिक मूव कर रहा है, इसी तरह से जिग जैग मोशन में मूव कर रहा है। वो आखिर मूव कैसे कर रहा है? वो उसको तो कोई बार बार फोर्स दे नहीं रहा है। तो देखा क्या वहाँ से कि जो जिस पानी के ऊपर रखा गया था, वो पानी का जो पार्टिकल्स है ना, वो तो लगातार मूव कर रहा है। मैंने पढ़ा था ना अभी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो पानी का जो पार्टिकल्स है मूव कर रहा है, वो पानी का पार्टिकल क्या करता है? पोलन ग्रेन्स के ऊपर में फोर्स लगाता है। अब फोर्स लगेगा तो क्या करेगा? मूव करेगा ना। वो यहाँ वहाँ रेंडमली जहाँ था वो मूव करते रहता है, वो है ना। तो ये हमारा है ब्राउनियन मोशन है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है हमारा टॉपिक कि जो हम डिफ्यूजन पढ़े, सेकेंड हम जो पढ़े ब्राउनियन मोशन पढ़े, ये दोनों जो फिनोमिना है ये हमें कोई न कोई कंक्लूजन तक पहुंचाता है। ये दो कंक्लूजन देता है। दो कंक्लूजन कौन कौन है? तो पहला कंक्लूजन क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। मैटर जो है हमेशा छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके ये बना हुआ होता है। पहला रिजल्ट ये दिया। दूसरा क्या दिया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये लगातार मूव करते रहता है ना। जैसे पोलन ग्रेन्स के एग्जांपल में देखे थे ना, ये मूव करते रहता है पोलन ग्रेन्स। तो वो भी हमारा वही रिजल्ट दे रहा है कि दो रिजल्ट दे रहा है। पहला क्या कि टीनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, दूसरा क्या रिजल्ट दे रहा है कि कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होता है पार्टिकल्स। ये दोनों रिजल्ट हमारा ये दोनों देता है। क्लियर है? इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मेन टॉपिक हमारा है क्या? कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस। उसके पहले छोटा सा टॉपिक है, इसको पहले समझ लेते हैं। ये कोहेसिव फोर्स, दूसरा है एडहेसिव फोर्स। ये क्या होता है? देखिए कोहेसिव का मतलब होता है सेम पार्टिकल के बीच में फोर्स होना चाहिए। क्लियर है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सेम सबस्टांस। यदि सेम सबस्टांस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर्स या डिफरेंट सबस्टांस, यदि डिफरेंट सबस्टांस के बीच में फोर्स लगेगा, उसको बोलेंगे एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। अब इसको एग्जांपल समझते हैं कैसे। जैसे कि अगर वाटर किसी ग्लास में ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और थोड़े से और पानी अगर उसमें हम डाल देंगे ना, तो जो बाद में रखे हैं पानी 100, पहले है पानी 100, उसके बीच में क्या होगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से ना वो दोनों मिल जाएगा। अब वापस से अगर पानी को अगर बाहर करना है तो गिलास को अगर तिरछा करेंगे ना, सोचेंगे कि पानी जो बाद में रखे थे उसको निकाल लें, पॉसिबल ही नहीं है कि पानी वो निकाल सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि जो दोनों लिक्विड आपस में मिल जाता है, वो दोनों में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। दोनों का लेयर अलग अलग नहीं होता है, दोनों का लेयर क्या होता है? एक साथ एक सेम हो जाता है, लेयर हो जाता है। दूसरा है एडहेसिव फोर्स में है। समझते हैं इसमें क्या? जैसे कि अगर बर्तन में, एग्जांपल बताया था आपको ना, अगर एक बर्तन में 4-5 बूंद अगर पानी अगर लेते हैं, तो पानी रखने के बाद जब बर्तन को जब पलटेंगे ना, देखेंगे क्या ना कि पानी तो कुछ नीचे गिर जाएगा, लेकिन कुछ जो पानी है वो बर्तन में लगा रह जाता है। क्यों लगा रहता है? क्योंकि उसके पीछे का रीजन क्या है? एडहेसिव फोर्स है। ये एडहेसिव फोर्स से रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से वाटर जो है ना उस बर्तन का साथ चिपका हुआ रहता है। और भी कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, हनी भी ले सकते हैं आप, है ना। तो वो भी लेकर के आप चेक कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा? दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से वो नहीं गिरता है। वो आई होप समझ में आ गया होगा ना कि डिफ्यूजन क्या होता है, ब्राउनियन मोशन क्या होता है, इसका कंक्लूजन क्या होता है, एंड साथ में कोहेसिव फोर्स क्या होता है, और साथ में क्या होता है? एडहेसिव फोर्स क्या होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस में
कंपेरिजन समझते हैं आखिर तीनों में डिफरेंस क्या है। जैसे हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया था, फिजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें मैंने बताया था 5 पार्ट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 4th था प्लाज्मा, 5th हमारा था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हम पहले समझते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में आखिर डिफरेंस क्या है ना, एक एक करके ना सारा डिफरेंस समझते हैं। 13 डिफरेंस है, 13 डिफरेंस को एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। एक्चुअली क्या है ना कि नाम से ही लग रहा है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट कैसे होता है, एकदम पास पास होता है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो होता है वो क्या होता है, एकदम पास पास होता है। लेकिन अगर हम लिक्विड में जाएंगे, यही जो अरेंजमेंट है ना थोड़ा सा दूर दूर हो जाता है, थोड़ा सा दूर दूर हो जाता है, क्योंकि लूजली पैक्ड होता है। जब वही हम गैस में जाएंगे तो गैस में क्या होता है कि जो गैपिंग है ना, पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है ना वो काफ़ी क्या होता है, दूर दूर होता है। तो आप देख सकते हैं ना, डायग्राम से भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा पास पास होता है। इसमें क्या है कि एकदम पास पास में पार्टिकल्स अरेंजमेंट होता है, इसमें थोड़ा सा दूर होता है, इसमें क्या होता है काफ़ी दूर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का होता है। क्लियर है। दूसरा है मास। अब क्या है कि मास आप लोगों ने आप जानते होइएगा कि जी का मान तो बदलता है, जी बोलते हैं जी का मान जैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो आप अर्थ के जिस पोजीशन पर जाइएगा वहाँ पर जी का मान बदलता है, किसी दूसरे प्लैनेट पर जाइएगा तो जी का मान बदलता है, लेकिन मास कभी नहीं बदलता है। चाहे किसी भी प्लैनेट में आप क्यों ना चले जाए, मास कभी नहीं बदलता है। इसीलिए सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस है, मास जो है ना कभी भी उसका बदलेगा नहीं, मास हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये भी डिफिनिट रहेगा, लिक्विड में भी डिफिनिट रहेगा, और गैस में भी क्या होगा, वो डिफिनिट रहेगा। अगर 4 किलो ये है, 4 ये है, 4 ये है, तो कहीं भी लेके जाइएगा वो 4 ही होगा। उसका वेट वैरी करेगा लेकिन मास कभी वैरी नहीं करेगा, क्योंकि पता है ना कि वेट का फार्मूला क्या होता है, वेट निकालने का फार्मूला होता है मास इंटू जी। जी का मान वैरी करता है, एम का मान क्या होता है, फिक्स होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेप। देखिए शेप का मतलब क्या हुआ, उसका बाहरी आकार कैसा होता है। जैसे मान के चलिए कि सॉलिड है, सॉलिड को अगर किसी बर्तन में रखिएगा ना, एक ईंटा ले लेते हैं, ईंटा को किसी भी बर्तन में रखिएगा, ईंटा का जो भी शेप होता है ना वो शेप कोई बदलता नहीं है ना। लेकिन अगर उस बर्तन में अगर आप दूध को रख के देखिए, उसमें पानी को रख करके देखिएगा, तो क्या लगेगा ना कि जैसा बर्तन का शेप रहेगा ना वैसा ही शेप ले लेता है पानी, है ना। लेकिन कभी भी ईंट जो है ना वो शेप नहीं लेगा। लेकिन एक और भी इसमें डाउट होता है कि आप चीनी तो रखते हैं ना, जब आप चीनी रखते हैं देखिएगा कि चीनी रखने के बाद वो भी बर्तन का शेप ले लेता है। तो क्वेश्चन तो ये होता है कि भाई अब चीनी बर्तन का शेप ले रहा है तो सॉलिड कैसे हुआ। एक्चुअली में क्या है कि चीनी के बारे में जब भी बोलते हैं कि सॉलिड है तो हमेशा चीनी का जो एक टुकड़ा होता है ना, हम उसके बारे में बात करते हैं कि वो हमेशा सॉलिड होता है, वो कभी भी अपना शेप नहीं बदलता है ना। तो जो शेप के बारे में बोला जाए तो सॉलिड में शेप क्या होता है, डिफिनिट होता है, वो शेप बदलता नहीं है। दूसरा क्या है कि ये जो लिक्विड है जिस तरह का कंटेनर रहता है, कंटेनर के अकॉर्डिंगली वो अपना शेप क्या करता है, बदल लेता है। गैस में भी सेम क्या होता है, कंटेनर के अकॉर्डिंग शेप वहाँ पे बदल लेता है। आगे हमारा 4th पॉइंट है कि वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, वो कितना जगह छेक रहा है, उसी को बोलते हैं वॉल्यूम। अब इसका जो वॉल्यूम है सॉलिड का वो डिफिनिट होता है, फिक्स होता है, क्योंकि उसका जब शेप फिक्स होगा तो कहीं भी रखेंगे जगह उतना ही छेकेगा वो। लेकिन जब लिक्विड में आएंगे है ना, तो लिक्विड में भी क्या होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा जगह उतना ही छेकेगा। इसका शेप जो है भले ही चेंज हो जाएगा लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होगा। अगर हम 1 लीटर अगर दूध लेते हैं तो दूध कभी 2 लीटर बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। दूध हमेशा 1 ही लीटर होगा। सॉलिड में भी अगर 1 किलो चीनी लेते हैं तो 2 किलो चीनी बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। जहाँ भी रखिएगा बर्तन में ये भी 1 किलो रहेगा, और ये अगर लेते हैं 1 लीटर दूध तो 1 लीटर नहीं रहेगा, 2 लीटर नहीं बनेगा कभी। लेकिन अगर हम गैस लीजिएगा ना, आ जाइएगा गैस सिलेंडर में गैस भरवाने के लिए, तो बोलिएगा कि 1 किलो गैस चाहिए हमको, तो गैस भरेगा ना, तो वजन में तो 1 ही केजी है। यहाँ क्या बताया कि मास नहीं बदलता है, वजन तो 1 ही केजी है। लेकिन जब वो 1 केजी जब गैस लीजिएगा ना तो पूरे बर्तन को फिल कर देता है, ना कि बर्तन के सबसे नीचे जा करके बैठ जाएगा। वो जब पूरे बर्तन को फिल कर देगा तो उसका जो वॉल्यूम है फिक्स कहाँ रहा, वो बस में पूरे बर्तन को फिल कर दिया ना। जब पूरे बर्तन को फिल किया तो फिक्स कहाँ रहा। वॉल्यूम का मतलब होता है कि जगह छेकना, कितना जगह छेक रहा है, वो तो पूरा बर्तन को छेक लिया, पूरा जो सिलेंडर था उसको पूरा छेक लिया वो। इसीलिए गैस का वॉल्यूम जो है कभी भी फिक्स नहीं रहता है। वो जिस बर्तन में रखिएगा उस बर्तन का वॉल्यूम पूरा वो फिक्स कर लेगा वो। क्लियर है ये। उसके बाद है क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेस। अब इंटर पार्टिकल स्पेस में क्या होता है, क्या बोली हो, वीडियो बन रहा है, वीडियो बन रहा है, बेवकूफ कहेंगे। बट तो 5वां पॉइंट है
इंटर पार्टिकल स्पेस मतलब क्या हुआ कि किसी भी मैटर के दो पार्टिकल के बीच का स्पेस देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, डायग्राम देखिएगा, सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल जो है ना पास पास में होता है। जब पार्टिकल्स पास पास में होगा तो ये बताइए इसके बीच में स्पेस कम होगा कि ज़्यादा होगा? स्पेस कम होगा ना इसमें। तो सॉलिड के बीच में क्या होता है, वेरी टाइटली पैक्ड होता है, स्पेस क्या होगा इसमें, बहुत ही कम होगा। इसमें क्या होगा, स्पेस जो होगा इसका बहुत ही क्या होगा, लीस्ट होगा। क्लियर है? अब लिक्विड में क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में देखिएगा थोड़ा सा लूजली पैक्ड होता है, लूजली पैक्ड होगा तो इसके रिस्पेक्ट में इसमें क्या होगा, स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो लूजली पैक्ड है, स्पेस क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मोर स्पेस देन सॉलिड्स। क्लियर है? थर्ड हमारा है गैस में। गैस में देख रहे हैं यहाँ पे, गैस में क्या है, बहुत ही दूर दूर है, तो इसमें पार्टिकल स्पेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या लिखे हम लोग यहाँ पे कि हाईएस्ट, है ना। पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस जो है ना काफ़ी ज़्यादा होता है ये। ठीक है, 6 पॉइंट देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है, अब बताए थे ना स्टार्टिंग में ही कि जो सॉलिड है उसमें क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा फोर्स होने की वजह से क्या है, ज़्यादा फोर्स होने की वजह से क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना सॉलिड में बहुत ही कम होता है, क्योंकि पार्टिकल्स काफ़ी पास पास होते हैं तो इसीलिए मूवमेंट उसमें कम होता है, एनर्जी उसका कम होगा। लिक्विड में थोड़े से दूर दूर होते हैं, उसका एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा मूव करेगा वो, उसका एनर्जी ज़्यादा होता है। तो गैस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें। ठीक है, हमारा जो अगला पॉइंट है इंटर पार्टिकल फोर्स, तो स्वाभाविक सी बात है सॉलिड में ज़्यादा होता है कि पार्टिकल पास पास होता है, इसी के लिए इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है सॉलिड के रिस्पेक्ट में। और गैस में क्या होता है, इसमें तो फोर्स बहुत 9 के बराबर में होता है, तभी तो इससे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, तभी तो इसके मूवमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही कम होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी। देखिए कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, उसको फोर्स के जरिए ना उसको दबा करके छोटा करना, है ना, फोर्स के जरिए उसको छोटा करना, कंप्रेस करना उसको। अब देखिए आप एक पत्थर को लेके देखिएगा, पत्थर को ना आप प्रेस करके देखिएगा, पत्थर दबेगा नहीं जल्दी। लेकिन लिक्विड है, दूध है, कुछ भी है, लिक्विड में हाथ डालिएगा अचानक से वो प्रेस हो जाएगा वो। गैस है, अचानक से जाएगा वो। अब क्या है कि कंप्रेसिबिलिटी को समझने, कंप्रेसिबिलिटी में क्या है कि सॉलिड में क्या होता है, नेग्लिजिबल, उस जल्दी प्रेस होता ही नहीं है। इसमें क्या है, लिक्विड में ये हो सकता है कंप्रेस, इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा कंप्रेस जो हमारा गैस होगा। इसका एग्जांपल भी है, देखिए घर में जो गैस सिलेंडर आता है, वो जो एलपीजी गैस भरा रहता है, एलपीजी का फुल फॉर्म पता है क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वहाँ पे क्या है ना, एक्चुअली में गैस होता है, लेकिन नाम क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। भाई लिक्विड कहाँ से आ गया, वो एक्चुअली वो गैस होता है, लेकिन क्या होता है उसको प्रेशराइज करके जब गैस के ऊपर में प्रेशर डाला जाता है तो लिक्विड फेज में चेंज हो जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो वहाँ पे क्या है, ये कैपेबिलिटी है उसमें, तब ना कैपेबिलिटी है कि वो कंप्रेस हो सकता है गैस, तभी जाके गैस को कंप्रेस करके उसको लिक्विफाइड किया जाता है और तब जाकर के एलपीजी सिलेंडर में भरा जाता है। वो समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं फ्लूइडिटी। देखिए फ्लूइडिटी का मतलब होता है फ्लो होना, फ्लो होने की टेंडेंसी। सॉलिड फ्लो नहीं होता है। आप ईंट को लीजिएगा, पत्थर को मार्कर है, मार्कर को रख दीजिएगा नीचे, मार्कर फ्लो कर जाएगा क्या, नहीं करता है फ्लो। ईंट रख दीजिए, फ्लो कर नहीं करेगा। वाटर रखिएगा, फ्लो करेगा, जहाँ तहाँ फैल जाएगा। गैस को छोड़िएगा, गैस पूरा रूम में भर जाएगा, गैस जो है पूरा रूम में भर जाएगा। तो सॉलिड में क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं होता है। लिक्विड में पॉसिबल होता है, गैस में क्या होता है कि इसमें ही पॉसिबल होता है, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है इसमें। रिजिडिटी का मतलब क्या हुआ, रिजिड होता है, मतलब क्या हुआ, अगर मान के चलिए जैसे कि ये है, ठीक है ना, ये है, समझते हैं एग्जांपल से रिजिड का मतलब क्या होता है। जैसे कि ये मार्कर है, सॉलिड है ना, अगर हम इसको बीच से खींचते हैं, अगर कोई बीच से पकड़ के लटकेगा नीचे की तरफ, तो क्या टूट रहा है, क्या देखिएगा ये टूट रहा है, नहीं टूट रहा है ना। ये नहीं टूटने का मतलब क्या होता है, ये रिजिड है ना, ये मुड़ना इसे पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच के फोर्स जो है ना काफ़ी स्ट्रांग होता है, इसी को बोलते हैं रिजिडिटी बोला जाता है यहाँ पे, है ना। तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड मोर रिजिड होता है, उसके कंपेरिजन में लिक्विड कम रिजिड होता है, गैस सबसे कम रिजिड होता है, लगभग 9 के बराबर में होता है गैस में रिजिडिटी। आगे है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो बताया है ना, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, तो उसमें बताए थे कि सॉलिड में नहीं के बराबर में होता है, गैस में लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होता है, लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड गैस में क्या होता है, बहुत ही तेज होता है। आगे हमारा डेंसिटी है। देखिए डेंसिटी का मतलब है ना, सिंपल समझिए, डेंसिटी का मतलब होता है घना घना। डेंसिटी का फार्मूला भी आप लोग जानते होइएगा ना, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, कि मतलब कितना घना घना है वो। घना घना के बारे में बोलेंगे
तो आप जानते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होता है, काफ़ी घना घना होता है ना, डायग्राम में भी दिख रहा है ना। जब घना घना ज़्यादा रहेगा इतना ही वॉल्यूम में पार्टिकल्स ज़्यादा होगा, इतना ही वॉल्यूम में पार्टिकल्स कम होगा, और सेम वॉल्यूम में पार्टिकल्स बहुत ही कम होगा। तो वॉल्यूम जब सेम रहेगा और गैस में मास जो है कम रहेगा तो डेंसिटी कम होगा ना। मास कम है तो डेंसिटी कम हो जाएगा ना। इसी के लिए सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है, लिक्विड का डेंसिटी सॉलिड से कम होता है, और गैस का डेंसिटी सबसे कम होता है। लास्ट हमारा है एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। सॉलिड में पेन हो गया, टेबल हो गया, हम हो गए, आप हो गए, सबके सब क्या है, सॉलिड है। लिक्विड का एग्जाम्पल लेंगे, वाटर है ना, ऑयल है। गैस में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, एयर है, मीथेन गैस है, CO2 है, NO2 है ना, इतने सारे एग्जाम्पल्स है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने समझा क्या कि मैटर क्या होता है, मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है, उसके बाद कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है, फिर हम लोगों ने समझा कि ये डिफ्यूजन क्या होता है, ब्राउनियन मोशन क्या होता है, और लास्ट हमने समझा क्या कि सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस क्या होता है ना। आई होप आज का वीडियो जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर।